सिविलियन साइट्स के ऊपर उन्होंने हमला किया है। तो थोड़ा सा उसके ऊपर हम बात करते हैं। टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट एआई का बहुत ज्यादा रोल शामिल हो चुका है। जीपीटी शॉप बेसिकली एक वेबसाइट या एक शॉप नहीं है, एक बाइकआउट का कैंपेन चल रही है। लोगों ने बाइकआउट चाइना नाम से शर्ट्स पहनी हुई है और वो शर्ट्स भी चाइना से बन के आ रही है। कैनवा कोड जो है कैप्स और वो चीजें बनाना शुरू की कि आप एक सीजन देख रहे हो और उसके अंदर जो उसने वेयर किया हुआ है वो आप वो बाय कर सकते हो। जी, सऊदीया में जिस वक्त सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट की डील हुई है ना, वो हुई है सऊदी अरामको वर्सेस बीवाईडी, जो कि एक दूसरे के कंपटीशन में आते हैं। इन दोनों की आपस के अंदर डील हुई है। बहुत बड़ी बात है ये। अगर आप देखेंगे पूरी दुनिया में कहीं इस लेवल की चीज नहीं हो रही। आर्टिस्टिक मिलेनियल ने पाकिस्तान का जितना नाम रोशन किया है, इवन कुछ कंपेनों में तो उन्होंने कहा कि $10,000 की जो कैंपेन होती थी वो $500 के ऊपर आ गई है। कोरियर के हमारी एसोसिएशन के पास भी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। कोरियर कहता है कि मैंने अटेम्प्ट किया, बट इन एक्चुअल उसने अटेम्प्ट ही नहीं किया। उनका इतना कोई मसला नहीं है। प्रीपेड ऑर्डर्स का लिखा हुआ है भाई, रिफ्यूज एट डोरस्टेप। ये कैंसिल ऑर्डर्स को डिलीवर कर देंगे। रिटर्न सबमिटेड है पर रिटर्न अभी तक आपको मिला नहीं है और एक्स्ट्रा पैसा ये रिकॉन्सिलेशन में मारना होता है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज एक नए पॉडकास्ट के साथ हम लोग आपके सामने हाजिर हैं। हैदर अहमद काजी हमारे साथ हैं। जी हैदर भाई, क्या अपडेट है? ई कॉमर्स की क्या अपडेट है? हमारे पास जो एक वॉर चल रही है और स्पेसिफिकली अगर बात करें तो टेक्नोलॉजी क्या रोल प्ले कर रही है या क्या कर सकती है इस वॉर में, और हमें एज ए ई कॉमर्स गाय क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए आने वाले टाइम के हिसाब से। जी बिल्कुल। वैसे तो हमारा ये एपिसोड आपको पता है कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ई कॉमर्स से रिलेटेड, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है और हर महीना हर हफ्ते हम लोग अपडेट कर रहे होते हैं। लेकिन इस दफ़ा क्योंकि आप जानते हैं कि कल ही इंडिया ने स्ट्राइक किया है एक काफ़ी बुज़दिलाना एक्ट के थ्रू सिविलियन साइट्स के ऊपर उन्होंने हमला किया है। तो थोड़ा सा उसके ऊपर हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट से, क्योंकि डेफिनेटली वी आर नॉट एक्सपर्ट्स फॉर डिफरेंट वार्स और काइंड ऑफ टेक्निक्स, बट उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूटिलाइज हुई है उसके अंदर जो अब नया वारफेयर जोन बनता जा रहा है, जो जिस तरीके से टेक्नोलॉजी यूज हो रही है हम उस पर बात करेंगे। तो अगर आप देखें कि इससे पहले जितने भी हमले हुए हैं उसके अंदर बाकायदा जहाज़ों का आना, बॉर्डर को क्रॉस करना या आर्मी का कहीं रिटेलिएट करना, इससे रिलेटेड चीज़ें चलती होती थी। बट अब आप देखते हैं कि बॉर्डर क्रॉस भी नहीं करने की जरूरत पड़ती और आप वहाँ बैठे बैठे हमला कर रहे हैं। तो इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, जिस तरह आपने देखा कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म, डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट प्रोफेशंस के अंदर एआई का बहुत ज्यादा रोल शामिल हो चुका है। तो इसी तरीके से वारफेयर जोन और वारफेयर एक्टिविटी के अंदर भी बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी अब इन्वॉल्व हो गई है। बाकायदा आप लोग टारगेट्स आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आप देखें कि इस वक्त बड़ा प्रिसाइज किस्म का अटैक हुआ है, कुछ शहरों में किया और स्पेसिफिक एरियाज में किया और उनको पता था एक्जैक्टली यही जगह है, सैटेलाइट व्यू है, फिर उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, वो सारी शेयर की उन्होंने। तो ये सारी की सारी जो टेक्नोलॉजी उन्होंने इस वक्त इसराइल से भारत ने ली है, कुछ अपनी टेक्नोलॉजी पे काम किया, कुछ ड्रोन्स को इन्वॉल्व किया, फिर कुछ क्वाडकॉप्टर्स को इन्वॉल्व किया। तो स्पेसिफिकली टारगेटेड एरियाज पे टारगेट करने के बाद मिसाइल्स को और उसकी टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए इंडिया ने ये हमला किया है। और ना सिर्फ इंडिया के साइड पे बल्कि पाकिस्तानी साइड पे भी बहुत ज्यादा यूटिलाइज हो रही है। चाइना ने इसमें बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, बहुत ज्यादा सैटेलाइट व्यूअरशिप और सैटेलाइट की थ्रू चीजों को मॉनिटर किया गया है। पाकिस्तान को पहले से ही पता था कहां कहां क्या क्या एक्टिविटी हो रही है, इसलिए आपने देखा है कि बहुत ज्यादा कम कैजुअलिटीज हुई हैं। जहां मदरसों पे अटैक हुआ है, मस्जिदों में अटैक हुआ है, वहां पहले से वो जगह खाली करवा ली गई थी क्योंकि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस सपोर्ट थी यहाँ पे। और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है उसका एक बहुत बड़ा किरदार था। और आगे आने वाला जितना भी वारफेयर होने वाला है वो सारा होने वाला है आपका टेक्नोलॉजी, आपके टूल्स, आपकी टेक्निक्स, एआई, इसी के ऊपर। तो जोन सी कंट्री इस वक्त इसके ऊपर जो है सबकत ले जाएगी वही आगे कामयाब होने वाली है। बिल्कुल, जैसे हैदर ने भी कहा कि हम बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हैं इन चीज़ों में, जो हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं उसके हवाले से हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि जिस तरह से हमें कुछ दिन पहले हमारी आर्मी को या हमारी एजेंसीज को इन चीज़ों का आइडिया हुआ और उन्होंने प्रिकॉशंस लेना शुरू की, तो वो सारी चीज़ें भी टेक्नोलॉजी के ऊपर थी कि आप डिफरेंट मूवमेंट को मैयर कर रहे हो और इस तरीके से काम कर रहे हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो आर्मी है, हमारी जो फोर्सेस हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, हमें सेफ गार्ड कर रही हैं और मुल्क को उन खतरों से बचाने की कोशिश कर रही हैं। और उम्मीद करते हैं जो आने वाला टाइम है उसमें और बेहतरी हो और अच्छे से चीज़ें चलना शुरू। बिल्कुल ऐसे ही पूरी कौम इस वक्त जी पाकिस्तान के साथ बिल्कुल यकजा हो गई है और पूरी कौम इस वक्त खड़ी हुई है अपने सिपाहियों के साथ, अपनी आर्मी के साथ, और हम एक यकजा हैं। ये अगर किसी को भी इस वक्त ये जहन में जरा सा भी खलल है ना कि हम लोग डिवाइडेड हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हम अपनी पाक फौज के साथ खड़े हुए हैं और इंडिया को मुंह तोड़ जवाब ना सिर्फ दिया गया है, जहां ये बॉर्डर पार से जहाज उड़ा दिए गए हैं और आगे आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा सेंसिटिव ये टाइम है और बहुत कुछ होने जा रहा है। और ये हम बता दें कि वी आर यूनाइटेड और इंशाल्लाह इंडिया आपको बहुत जबरदस्त जवाब इस पर मिलेगा। बिल्कुल। और रात से बेसिकली जो एक्टिविटीज चल रही हैं कि आप जो भी टीवी चैनल देख रहे हो या आप किसी पॉलिटिशियन की बात कर रहे हो, वो अपनी पार्टी, अपने लीडर की बात नहीं कर रहा, वो सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा है, वो सिर्फ आर्मी की सपोर्ट कर रहा है। तो ये आई थिंक जो कल रात गुजरी और ये जो मौके हैं ये वो होते हैं कि हम वाकई में यूनाइटेड हैं, हम सब एक हैं। हमारी अंदर की इंटरनल लड़ाई है जो कि हम लोग आपस में खेल रहे हैं, पर अगर कोई बाहर से आके हमला करता है तो हम उसके लिए हम सब एक बन के खड़े हुए हैं। इंशाल्लाह आगे आने वाले टाइम में भी हम अपडेट करते रहेंगे। चलते हैं अपनी टेक्नोलॉजी न्यूज़ की तरफ। तो सबसे पहले जो न्यूज़ है चैट जीपीटी शॉप, अगर आपने देखा हो तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है। चैट जीपीटी ने जिस तरह गूगल बहुत सारी चीज़ें अब एआई की लेके आ रहा है, तो चैट
जीपीटी ने भी बहुत ज्यादा इसको अपने रोल को इनहेंस करना स्टार्ट कर दिया है। जीपीटी शॉप बेसिकली एक वेबसाइट या एक शॉप नहीं है, बट रिसर्च जब आप सर्च कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में स्पेसिफिकली किसी क्वेरी के साथ, तो वो आपको रिकमेंडेशन इंजन की तरह काम करता है और आपको बड़ा ही प्रिसाइज आंसर दे रहा है। उसके अंदर डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, तो क्या क्या है उमर भाई? अच्छा, जो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहता है भाई, जो उसका स्ट्रक्चर है ना, वो आई थिंक गूगल शॉपिंग एड्स वाला है मेजरली। कि अगर आप आईफोन 16 के बारे में या किसी फुटबॉल के बारे में या जूतों के बारे में किसी भी प्रोडक्ट के बारे में सर्च कर रहे हो, तो वो आपको ये बताएगा कि ये प्रोडक्ट किस वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, उसकी प्राइस क्या है, और उसकी जो सर्च होगी वो आपकी पास हिस्ट्री से कहीं ना कहीं रेलिवेंट होगी। ठीक है, वो आपके ऊपर डेटा ही बनाना शुरू करेगा कि आपकी क्या सर्च करते हो, आपकी बाइंग पावर क्या है या बाइंग बिहेवियर्स क्या है, उसके हिसाब से आपको वो रिकमेंडेशन देना शुरू करेगा कि ये इस वेबसाइट के ऊपर है, यहाँ पे पड़ा हुआ है। अच्छा, इसके अंदर एक जो आपकी डायरेक्ट प्रोडक्ट सर्च है, आप किसी प्रोडक्ट के बारे में सर्च कर रहे हो, लाइक आईफोन 16, वेयर टू बाय आईफोन 16, ठीक है, तो वो आपको एक्जैक्टली बता रहा है कि आपके नियर बाय यहाँ है, ऑनलाइन लेने तो यहाँ पे वो पड़ा हुआ है। फिर आपको वो डिफरेंट जो कैटलॉग सर्च होती है, ठीक है, वो आपको पूरी रेंज एक दिखा रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से चल रहा है। फिर रियल टाइम प्राइसिंग चल रही है उसकी, कि आज उसके ऊपर ये प्राइस थी, वेबसाइट पे प्राइस अपडेट होगी, अब आपको नई न्यू सर्च में उसकी जो न्यू प्राइसिंग है वो अपडेट आपको मिलेगी। फिर आप इंस्टेंट बाइंग भी कर सकते हो, वहीं पे अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो। जो शॉप वाला फीचर है कि वो उस वेबसाइट के साथ कनेक्ट होगा और वो आपके बिहाफ पे आपका ऑर्डर वहाँ पे जाके प्लेस कर रहा है। तो आई थिंक ये जो चैट जीटीपी की शॉप है, ये इस हिसाब से काम करेगी। इससे पहले गूगल शॉप भी आई थी, इससे पहले इंस्टाग्राम की शॉप भी बनी, इससे पहले टिकटॉक की शॉप भी बनी, और गूगल ने जो अपना वो एक डिस्प्ले बनाया था, नेटवर्क। तो आई थिंक ये चीज़ चलेगी। और सेम एक और चीज़ मुझे याद आ रही थी, नेटफ्लिक्स की शॉप, ठीक है, कि नेटफ्लिक्स ने कुछ जो आपके करेक्टर्स होते हैं उनके ऊपर शर्ट्स और कैप्स और वो चीज़ें बनाना शुरू की कि आप एक सीज़न देख रहे हो और उसके अंदर जो उसने वेयर किया हुआ है वो आप वो बाय कर सकते हो। ठीक है, वो इतना ज़्यादा नहीं चला क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट और वो सब चीज़ें डायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट है। बट आई थिंक ये जो चैट जीटीपी शॉप है, इसके चलने के और इसके कामयाब होने के चांसेस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये आपकी डायरेक्ट सर्च के ऊपर एक तो इसका पैरामीटर चल रहा है, फिर वो एरिया वाइज, लोकेशन वाइज वो चीज़ें चल रही हैं कि आपको आपके नियर बाय में वो चीज़ें मिलेंगी। अब जैसे नेटफ्लिक्स की शॉप थी तो उन्होंने यूएसए में या कनाडा में डिफरेंट जगह अपनी शॉप्स और आउटलेट्स भी बनाई कि जहाँ पे या वेयर हाउसेस बनाए। अब नेटफ्लिक्स पूरी दुनिया में चल रहा है तो वो पूरी दुनिया में वो सप्लाई नहीं दे सकते, ठीक है, तो वो सर्च आपको सिर्फ वहीं पे शो होगी जो कि आपके एरिया में है, तो वो आपके लिए थोड़ा सा रेलिवेंट बन जाएगा। सही। अच्छा, एआई की ही बात हम करते हैं तो जहाँ पे ये चैट जीपीटी है और डिफरेंट अदर प्लेटफॉर्म्स है, ग्रॉक 3, डीपसीक, ये अपने अंदर कुछ ना कुछ रोज़ बरोज़ लेके आ रहे हैं। रिसेंटली हम देखते हैं कि चैट जीपीटी ने और बहुत सारे काम किए हैं, जिस तरह से गिबली आर्ट है और इस तरह से। तो अब कैनवा ने भी एआई को इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर दिया। अब कैनवा ने एआई को कैसे इंटीग्रेट किया कि अगर आप वहाँ पे कोई भी प्रॉम्प्ट देते हैं तो उस प्रॉम्प्ट के अगेंस्ट वो आपको प्रेजेंटेशन, इमेज या कोई भी पोर्टफोलियो या किसी भी किस्म की आपको जो है ग्राफिक्स वो क्रिएट करके दे देता है थ्रू जस्ट वन प्रॉम्प्ट। चैट जीपीटी ने भी अपने आप को बड़ा एनहेंस किया। अगर आप देखते हैं तो पहले की क्वालिटी जो कि इमेज जनरेशन की थी वर्सेस अब की क्वालिटी में बहुत ज्यादा फर्क है, बट ये कोडर्स के लिए बहुत अच्छा है जी। अगर कोई एपीआई को यूटिलाइज करते हुए किसी वेबसाइट के ऊपर डायनामिक कोई चीज क्रिएट करना चाहता है तो ये बहुत ज्यादा जो है इस वक्त लॉन्च हो चुका है। बड़े इसके बेनिफिट्स भी हैं और इसको क्रिटिकली एनालाइज भी कर रहे हैं, लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कैनवा कोड जो है वो डेवलपर्स के लिए तो है बेनिफिशियल, बट फॉर नॉन डेवलपर्स इट्स स्टिल नॉट इजी फॉर यूटिलाइजेशन। नेक्स्ट खबर जो हैदर भाई जिसके ऊपर हम लोगों ने थोड़ी सी आवाज भी अपनी उठाना शुरू की थी, हमारा एक बहुत ही मशहूर गेमर है जी, ठीक है, टेकन का, जो आई थिंक पिछले कितने साल से वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत रहे हैं, पिछले कॉन्टिन्यूअसली 5 साल से वो चैंपियन है ऑलमोस्ट जी। तो वो जीत रहे हैं। तो इस दफा थोड़ा सा उनके साथ प्रॉब्लम ये हुई थी कि उनको वीजा नहीं मिल सका था, तो इसके बारे में क्या है और अभी क्या अचीवमेंट है उनकी? अभी रिसेंटली जी एक टूर्नामेंट हो रहा था रियाद के अंदर, तो वहाँ पे सऊदी अरब का वीजा उनको नहीं मिल सका क्योंकि ये टाइम पीरियड भी कुछ इस तरह का था। वैसे भी अमूमन जो है उम्रे के वीजाज भी अगर आप देखते हैं इस वक्त नहीं लग रहे होते, हज की जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है, तो उसी उम्रे में उनको वीजा नहीं मिल सका, तो एक जो वर्ल्ड टूर्नामेंट हो रहा था वहाँ पे नहीं जा सके। बट एट द सेम वेरी टाइम लेवल अप एक्सपो जो कि हुआ है इस वक्त लास वेगस के अंदर, अरसलान ऐश ने सिर्फ उसके अंदर पार्टिसिपेट किया बल्कि उसको जीत भी लिया और एक दफा फिर $10,000 उन्होंने अपने नाम किए टेकन 8 पे, जो कि प्राइस पूल पे था, और एक $4,500 की कस्टम ट्रॉफी भी उन्होंने जीती। और अरसलान ऐश ने अपनी एक जो लेगेसी है, एक जो चलती आ रही है टेकन 8 में, जो कि वो अनबीटेबल है, ना सिर्फ उन्होंने खुद अपने आप का पाकिस्तान का नाम रोशन किया बल्कि बकायदा एक बूट कैंप करके एक पाकिस्तान की टीम भी बनाई है। तो अगर आप अब देख रहे हैं तो बकायदा एक टीम जाके लड़ी होती है जिसके अंदर जॉन है, हाफिज है एक लड़का बहुत अच्छा खेलता है, तो अब बकायदा टीम टूर्नामेंट में भी जाके वो जीत रहे हैं। तो एक बहुत 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 अच्छी ब्लेसिंग है पाकिस्तान के लिए, माशाल्लाह पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल लेवल पे ई गेम्स के अंदर रोशन करें। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं चाइना। बड़ी जबरदस्त न्यूज़ है। और चाइना में आपको पता है यूएस के साथ जो चाइना की वॉर चल रही है, जैसे हमने लास्ट भी एपिसोड में जिक्र किया था कि चाइनीज प्रोडक्ट को बाइकआउट किया जा रहा है और उनके ऊपर डिफरेंट टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, उनके टैरिफ को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है कि चाइनीज प्रोडक्ट यूएस मार्केट में नहीं है। तो क्या अब प्रोडक्ट चल रही है चाइना की या क्या एक्टिविटीज हो रही है? और भी देखें, जिस तरह अभी ये ट्रम्प की टैरिफ वॉर स्टार्ट हुई है, तो बेसिकली ये अगर आप देखें बाकी सबके लिए तो न्यूट्रलाइज हो गई थी, लेकिन एक चाइना के लिए ये वार बाकायदा चली है। अब उसके अंदर क्या होता है कि वाहिद चाइना एक ऐसा मुल्क है, पहले कहा जाता था कि जी इंडियन यानी कि हिंदू बनिए से आप सीखें, लेकिन चाइना वाले दुनिया के
वाहिद ऐसी कौम है जो चाइना के नुकसान के अंदर भी अपना फायदा देख लेते हैं। तकरीबन कोई 1,20,000 बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट की शर्ट्स, कैप्स बकायदा बना के यूएस के अंदर उन्होंने अभी बेची है। और बायकॉट चाइना, बायकॉट सीरीज, ये सब भी अगर आप देखें चाइना के अंदर बन रहा है, चाइना की फैक्ट्रीज के अंदर बन रहा है। तो ऑन वन हैंड जहां वो लग्जरी गुड्स को प्रमोट करते हुए बकायदा उन्होंने उनके खर्चे उड़ा के रख दिए कि अगर आप 25,000 30,000 का एक बैग ले रहे हैं तो बेसिकली वो आपको 2,000 1,500 डॉलर के अंदर पड़ेगा। इसके साथ साथ जो बायकॉट भी करना है उस प्रोडक्ट का, जो जंग भी लड़नी है, तो उसके अंदर भी अगर कोई बेनिफिट बना रहा है तो वो चाइना। तो ये चाइना से जी हमें सीखना चाहिए कि एक बायकॉट का कैंपेन चल रही है, लोगों ने बायकॉट चाइना नाम से शर्ट्स पहनी हुई है और वो शर्ट्स भी चाइना से बन के आ रही है। ऐसे ही है। और अगर देखा जाए तो अभी पिछले कोई क्वार्टर में करीबन 1.5 लाख यूनिट शर्टों का बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स का वो यूएस को बेच चुके हैं। और पर क्वार्टर कहा जाता है कि तकरीबन 1.5 से 2 लाख इस तरह के प्रोडक्ट्स बना के बेचे जा रहे हैं। अच्छा सर, चाइना से एक और खबर है, टेमू को क्या हुआ है? टेमू का यूएस में अब क्या लड़ाई चल रही है और क्या एक्टिविटीज है? अच्छा, टेमू का अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा क्रेज था, लोग पागल हो रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, जी प्रोडक्ट आ रहा है, 2,000 का आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, दराज का क्या होगा वगैरह वगैरह। लेकिन अब देखते हैं कि वो एकदम से बूम खत्म हो गया। अब वही लोग जो कि पहले पोस्ट कर रहे थे कि ये देखिए जी टेमू से ये चीजें मिल रही है, अब वही लोग पोस्ट करेंगे ये देखिए जी मैंने एक शर्ट मंगवाई तो ये मुझे छोटी सी शर्ट आ गई, मैंने मोबाइल मंगाया तो जनाब मिनी मोबाइल आ गया, की चेन बना हुआ आ गया, मैंने गाड़ी साफ करने वाला कपड़ा मंगाया तो वहां पे थे 4 पीसेस, वो 4 इतने पीसेस छोटे छोटे करके दे दिए। तो टेमू से बहुत ज्यादा लोग डिसहार्ट होना स्टार्ट हो गए हैं। ये बात है पाकिस्तान की। और अगर आप देखते हैं तो यूएस के अंदर इस वक्त जो टफेस्ट कंपटीशन चाइनीज प्रोडक्ट्स का ही आपस में चल रहा है, टेमू वर्सेस शीन। तो शीन बहुत एग्रेसिवली वहां पे मार्केट को, फैशन इंडस्ट्री को स्पेशली जो है वो वहां पे कैटर कर रहा है। बट टेमू ने ये टैरिफ वॉर के स्पेशली बाद से आप अगर फेसबुक लाइब्रेरी में जाके देखते हैं तो उनके एड्स आपको नजर नहीं आते। तो कहा यह जा रहा है कि टेमू इज नाउ एब्सेंट फ्रॉम द मेटा एड लाइब्रेरी। और शीन जो है ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें तो 50,000 प्लस जो है प्रोडक्ट्स में सब प्रमोट कर रहा है, बेच रहा है। एक अलग ही किस्म की वॉर चल रही है चाइनीज प्रोडक्ट्स की आपस में भी, और इसका बेनिफिट कस्टमर डायरेक्टली ले रहा है। टेमो के बारे में हमने भी हैदर भाई एक अपनी सीरीज में बात की थी कि जो पाकिस्तान में प्रोडक्शन कर रहा है, जो पाकिस्तान में चीजें बना रहे और बेच रहा है, उसको कोई नुकसान नहीं है टेमो से। बिल्कुल ऐसे ठीक है, इवन अलीबाबा भी आ जाए या अमेजोन भी आ जाए, वो उससे फायदा उठा सकता है, उसको नुकसान नहीं, उससे नुकसान नहीं हो सकता। सेकेंडली टेमो पाकिस्तान में उस टाइम कामयाब होगा जब वो यहाँ पे आके बैठा हुआ है, अपनी वेयर हाउसिंग है और यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर रहा है, यहाँ की चीजों को, और वो अपने रिटर्न भी यहाँ पे क्लेम कर रहा है, डैमेजेस क्लेम कर रहा है। अब वो आपकी वाली बात है कि मैंने भी एक शर्ट ऑर्डर की टेमो से और वो शर्ट आई इतनी, वो की चेन के ऊपर शर्ट का डिजाइन बना हुआ था, ठीक है, जो कि आपको मार्केट से मेरे ख्याल से 100-200 की मिल जाती है, वो वहाँ से 2,000 की मिलती है। तो ये एक्चुअली में प्रॉब्लम हो रहे हैं। अच्छा, सऊदी से हैदर भाई खबर है कुछ पार्टनरशिप्स हो रही हैं, ठीक है, कुछ पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स भी अभी सऊदी जा रहे हैं, कुछ सऊदी कंपनीज भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रही हैं। तो सऊदी के इससे क्या जी, सऊदी में जिस वक्त सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट की डील हुई है ना, वो हुई है सऊदी अरामको वर्सेस BYD, जो कि एक दूसरे के कंपटीशन में आते हैं। इन दोनों की आपस के अंदर डील हुई है। इस डील के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। देखिए, अरामको कंपनी वो है कि अगर आप दुनिया की टॉप रेवेन्यू वाइज कंपनीज निकालेंगे ना, तो अरामको इज वन ऑफ द 5 टॉप कंपनीज इन द वर्ल्ड। ऑयल प्रोडक्शन और ऑयल सेल करना यही इनका मेन बिजनेस है। और अगर आप देखें पाकिस्तान के अंदर भी अरामको के पंप्स आना स्टार्ट हो गए, लिबर्टी के अंदर भी है, लाहौर में और इस्लामाबाद के अंदर भी इन्होंने खोला है। तो ये डील वैसे दुनिया को बड़ा हैरान करके रख दिया कि यार BYD के अंदर, मतलब आप ऑयल बेच रहे हैं और दूसरी इलेक्ट्रिक गाड़ी है, आप इसके अंदर डील कैसे करें? देखिए, सऊदी अरब के अंदर एक पॉलिसी अब बन गई है कि 30% ऑफ द व्हीकल्स विल बी इलेक्ट्रिक बाय 2030। तो एक उनका विजन है। अब अरामको को नजर आ गया कि पोस्ट ऑयल इकोनॉमी क्या होने जा रही है, और बहुत ही जबरदस्त कोलैबोरेशन उन्होंने की है BYD के साथ कि उसमें ना सिर्फ एक्सपेंशन ऑफ BYD को वो सपोर्ट कर रहे होंगे, बल्कि BYD की जो फैसिलिटी है, चार्जिंग सिस्टम्स हैं, बैटरीज के अंदर जो सपोर्ट है, उसमें अरामको ने इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेटेजिक मूव है। इसे कहते हैं कि इंडस्ट्री के हिसाब से अगर आप नहीं चलते तो नोकिया की एग्जांपल आपके सामने है। तो बहुत जबरदस्त ये डील और अराउंड कोई $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट BYD के अंदर करने जा रहा है अरामको। और मेरे ख्याल है आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ी एक जो है चीज उभर के आएगी। और टेस्ला को बहुत टफेस्ट कंपटीशन फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू BYD ने टेस्ला को बीट कर दिया है। ये भी आज से कोई एक हफ्ते पहले की न्यूज है। तो BYD इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर कमिंग एज अ फ्यूचर, और अरामको की इन्वेस्टमेंट इन BYD और ये दिस कोलैबोरेशन और मर्जर ये साबित करती है कि आगे आने वाला टाइम किस तरफ जा रहा है। अच्छा जी, एक और टेक्नोलॉजी के ऊपर फिर हम डिस्कशन कर लें। गूगल Veo 2 लॉन्च हो चुका है और इसके बारे में इधर भी थोड़ा सा बताएंगे क्या है, कैसे चलता है और क्या फायदे और क्या नुकसान है। बिल्कुल, जैसे AI डिफरेंट इस वक्त दुनिया के अंदर आ रहा है और हर प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। और ChatGPT का भी आपने देखा, DeepSeek, Grok 3, गूगल का अपना Gemini वो बन रहा है। तो हर बंदा अपने अंदर कोई ना कोई ऐसे फीचर्स लेके आ रहा है कि जो आपको दूसरों से डिफरेंशिएट कर दे। तो पहले अगर आप देखते हैं तो टेक्स्ट बेस जो है एक चल रही थी वॉर, वो अब कन्वर्ट होती जा रही है एनिमेटेड और वीडियोज वाली फॉर्म में। सौरा लॉन्च किया जिस तरह ChatGPT ने, इसी के से गूगल ने जो है Veo लॉन्च कर दिया ताकि वो कोई सबकत लेके जा सके। आप देखते हैं ChatGPT के अंदर पहले जो मिड जर्नी की तस्वीरों की क्वालिटी होती थी
थी वो अब आपको ChatGPT के अंदर मिलना स्टार्ट हो गई है। तो ये प्लेटफॉर्म हर कुछ ना कुछ जो है ना रोज नया लेकर आ रहा है। बेतहाशा चाइनीज इवन जो है वो प्लेटफॉर्म्स और ये वीडियो और एनिमेशन क्रिएटेड, और हमने जो पिछली वीडियो में कवर भी किया था कि इंडिया ने तो बाकायदा AI पे फिल्म बना लिया। तो वो एक पूरी फिल्मलाइजेशन और वो एक एनिमेशन करना, वो वीडियो क्वालिटीज लेके आना, तो उस प्लेटफॉर्म को जो सोरा के अगेंस्ट खड़ा किया है गूगल ने, वो वियो के नाम से है, इस वक्त फ्री है, आप जाके उस पर बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। सोरा अगर आप देखें तो अराउंड $50 पर मंथ हमें मिलता है, ये तकरीबन $10 पे है और काफी काफी हद तक फ्री भी है। वहां जाके आप देख सकते हैं, क्वालिटी एंड कंपैरिजन कर सकते हैं आगे आने वाले टाइम में। अच्छा, एक सवाल है मेरा भाई जी, इतना AI टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हो रहा है दुनिया में, इतने ChatGPT आ गया, DeepSeek आ गया, 10 और ऐसी आ गई, चैटबॉट्स आ गए, पिक्चर बनाने वाले बहुत से आगे, वीडियो बनाने वाले बहुत से आगे, तो क्या ये मार्केट सैचुरेट नहीं हो जाएगी? बिल्कुल सैचुरेट होगी, लेकिन अगर ये सैचुरेट होगी उसमें सबसे ज्यादा फायदा होगा हमारा कस्टमर का, क्योंकि देखिए जितनी ज्यादा रेयर ChatGPT जब तक एक था, इवन इंडियन ने उनसे सवाल किया कि क्या इस तरह की कोई प्रोडक्ट और बना सकते हैं, तो उसने साफ इनकार कर दिया कि बेटा बना के दिखा दो। फिर चाइनीज ने बना के दिखा दिया, तो फिर ये सस्ता होना स्टार्ट होगा। आप देखिए जिस तरह वियो आया है, उसने बहुत सारी चीजें सस्ती की हुई हैं, और पहले आप इमेज अपलोड करके कोई एनालिसिस नहीं करवा सकते थे, वो भी अभी उन्होंने फ्री कर दिया है। तो इस सब में, इस सैचुरेशन में जो सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है ना, वो कंज्यूमर को होने वाला है, और इनके हेल्दी कंपटीशन से हम लोग जितना फायदा उठा सकें वो कम है। इस कंपटीशन को मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा बढ़ना चाहिए, ना सिर्फ चाइनीज अमेरिकन बल्कि एशियन, मतलब इंडिया, पाकिस्तान और अदर रीजन, जापान साइड से भी कोई ना कोई चीज जो है निकल के आनी चाहिए, ताकि वो लोकल इंडस्ट्री को जितना तरीके से समझते हैं वो मेरा नहीं ख्याल किए। हाँ, एक पाकिस्तानी भी आपका लॉन्च हुआ था जी, हम उस पर वीडियो नहीं बना सके थे जी जी, तो उसकी भी थोड़ी सी डिटेल्स हम इंशाल्लाह निकाल के नेक्स्ट वीडियो में उसका जिक्र भी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक और पाकिस्तान से बात करें तो फिर पाकिस्तान की एक बड़ी, पाकिस्तान की एक यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि पूरी दुनिया में जानी जाती है, पूरी दुनिया में पहचानी जाती है, और डेनिम में खास तौर पे बहुत बड़ा नाम है उनका। आई थिंक वो पहली प्रोडक्शन है पाकिस्तानी कंपनी की जो कि यूएस में जाके अपना प्रोडक्शन हाउस है, कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी है, और अब उसने एक नया काम शुरू किया जो कि आपकी जीन्स और डेनिम को रिसाइकिल कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप देखें तो 2024 के अंदर अराउंड कोई 200 टन्स ऑफ डेनिम जीन्स जो कि लैंडफिल के अंदर जानी थी, वेस्ट होनी थी, जाया होनी थी, वो उन लोगों ने रिसाइकिल की। अराउंड 50,000 जीन्स उन्होंने रिसाइकिल की, जिससे 1500 लीटर वाटर पर पेयर उन्होंने बचाया और 300 जॉब्स क्रिएट की। और यार ये बहुत बड़ी बात है, ये अगर आप देखेंगे पूरी दुनिया में कहीं इस लेवल की चीज नहीं हो रही। आर्टिस्टिक मिलेनियल ने पाकिस्तान का जितना नाम रोशन किया है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ डेनिम इंडस्ट्री, मेरा नहीं ख्याल किसी ने भी किया हुआ, जो अमेरिका के अंदर जानी जाती है, जिसके क्लाइंट्स जो है दीवाने हैं, जो स्टैंडर्ड प्रोसेसेस और चीजों को और क्वालिटी को और वो जो एक प्रोडक्ट की फिनिशिंग तक जो वो जान मार रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल और कहीं पे भी है। और ट्रस्ट में उमर भाई याद हो अगर आपको, जब हम कराची में थे तो इनकी एक फैक्ट्री आउटलेट थी, जीन्स एक दफा जो बंदा आर्टिस्टिक मिलेनियल की पहन लेना, वो फिर कोई और जीन्स डेनिम नहीं पहनता, इतनी जबरदस्त क्वालिटी है। और ये वो होती थी जो कि रिजेक्टेड पीसेज है, फैक्ट्री आउटलेट लेफ्ट ओवर। तो ये तो करना, और साथ साथ फिर उसके ये जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, 50,000 पीसेज जीन्स के रिसाइकल करके दोबारा से जीन्स के प्रोडक्शन के अंदर लेके आना, ये अपनी ही चीज में जो है ना एक बहुत बड़ा तीर है, जिसका क्रेडिट हमें मेरे ख्याल देना चाहिए। और जो आपकी आर्टिस्टिक मिलेनियल है, ये कुछ छोटी या कोई छोटी सी वो कंपनी नहीं है, ठीक है, ये H&M के लिए प्रोडक्शन कर रही है, लिवाइस के लिए प्रोडक्शन कर रही है, उनके साथ एज अ पार्टनर प्रोडक्शन के ऊपर काम कर रही है। तो इट्स आई थिंक बिग अचीवमेंट। अच्छा, टेस्ला के बारे में थोड़ा सा और हमारे पास इंफॉर्मेशन है जी। तो जिस तरह देखें जी, AI में बहुत ज्यादा ग्रॉक 3 उसने बना दिया, डिफरेंट चीजों के अंदर वो जा रहा है, फिर उसने आपने देखा कि अपना टेस्ला ट्रक बना दिया, हर जगह जो है ना कहीं एलन मस्क जो है ना अपना दिमाग घुसा रहा था। एक क्रेज उसको बहुत था, वो था रोबोट्स की अगर आप देखते हैं तो एक रोबोट वो बना रहा था कि जिसमें घर का आप सारा काम करा सकें, जिसके बाद आपको किसी और कंपेनियन की जरूरत ना हो। तो अराउंड जी कोई $50,000 का इस वक्त फॉर बिजनेसेस और फॉर कंज्यूमर पर्पसेस अराउंड कोई $30,000 का सेल अप फॉर सेल रोबोट टेस्ला ने खड़ा कर दिया है, और अब इसको लोग यूटिलाइज करें। और वो उनका मानना है जी अराउंड कोई 20% आपकी कॉस्ट, लेबर कॉस्ट जो है वो सेव होगी इससे। एक प्रोटोटाइप बन चुका है, मार्केट में आ चुका है, इसके ऊपर अब क्या रिसर्च होने जा रही है, क्या इसका इंपैक्ट होने जा रहा है, कितनी इसकी सक्सेस रहेगी, क्या नई टेक्नोलॉजी आने जा रही है, AI का किस तरीके से कर रहे हैं, मेरे ख्याल आगे आने वाले टाइम में हम आपको इंशाल्लाह इसका जरूर बताएंगे। ओके जी, लास्ट नहीं है टिकटॉक के हवाले से टिकटॉक ने AI वीडियो इन्फ्लुएंसर्स लॉन्च कर दिए हैं जी। बिल्कुल। अगर आपको याद हो कि कुछ टाइम पहले ना मार्क ज़करबर्ग ने कहा था कि अब कमेंट्स इंगेजमेंट करने के लिए हम AI प्रोफाइल्स यूज करेंगे, यानी कि फेसबुक की AI बेस्ड प्रोफाइल्स होंगी। तो वो जी कमेंट्स कर रही होंगी, इंगेजमेंट कर रही होंगी, आपकी पोस्ट पे जनाब लाइक आ रहे हैं, शेयर आ रहे हैं और एक इंगेजमेंट मिल रही है। तो उसी को ही देखते हुए माशाल्लाह टिकटॉक ने अपना एक सस्ता वर्जन ऑफ इन्फ्लुएंसर्स लॉन्च कर दिया। कहते हैं कि अगर आपको एक इन्फ्लुएंसर $500 में अगर पड़ रहा है ना, तो ये AI इन्फ्लुएंसर आपको $50 में वही काम कर देगा। तो AI ने जनाब इन्फ्लुएंसर्स का भी कारोबार ठप करना स्टार्ट कर दिया है, और हम देखते रहते हैं कि बहुत सारे AI इन्फ्लुएंसर्स बने भी हैं और क्रिएट हुए हैं, पोस्टें भी कर रहे हैं, इंस्टाग्राम से पैसे भी कमा रहे हैं। आगे आने वाला टाइम भाई मेरा ख्याल है कि टेबल पे बैठ के
कंप्यूटर पे बैठ के काम करने वाला है और अगर कोई वाकई समझदार हुआ और एआई टेक्नोलॉजी को सही यूटिलाइज कर रहा है तो भाई स्काई इज द लिमिट। अगर इवन कुछ कंपेनों में तो उन्होंने कहा कि $10,000 की जो कैंपेन्स होती थी वो $500 के ऊपर आ गई है, 15% हायर आपको क्लिक थ्रू रेट मिलता है। नाइक एडिडास ने इसको यूटिलाइज भी करना स्टार्ट कर दिया, अपने एवेटार्स बनाना स्टार्ट करनी है और 30% अपलिफ्ट इन टर्म्स ऑफ रीच भी उन्होंने अचीव करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले जो कॉस्ट सेविंग है, क्योंकि हम लोग एज अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी डिफरेंट ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं, तो उनको यूके, यूएसए, इवन यूएई में इन्फ्लुएंसर जो रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो इन्फ्लुएंसर बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं। ऐसे ही ठीक है, ऑनेस्टली हमारे पास $25,000 एक 30 सेकंड की वीडियो रिकॉर्ड करने वाला इन्फ्लुएंसर भी है। ठीक है, अब वही काम आपका एआई से आई थिंक $50 में हो जाता है। ठीक है, आपकी वो कॉस्ट सेविंग है। सेकंडली इंगेजमेंट रेट इसलिए ज़्यादा है कि अब क्लाइंट वो या यूजर वो बहुत सारी ऐसी वीडियोस इन्फ्लुएंसर की देख चुका है, ये उसके लिए यूनिक वीडियो है, ये उसके लिए एक नई वीडियो है, इसके साथ वो इंगेज करता है। ठीक है, और फिर वो ये हमारे जैसा बंदा वो बहुत सारी वीडियोस को इसलिए भी देख रहा है, यार ये बनाई कैसे है, ये कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की है, तो उसका एंगेजमेंट रेट यहाँ से निकल गया। और जी बनाना भी बहुत स्टार्ट है, आप रन में सॉफ्टवेयर यूज कर लें और डिफरेंट अदर प्लेटफॉर्म यूज कर लें और बस एक दफा बना के आप उससे मल्टीपल टाइम्स बहुत सारी चीजें करवा सकते हैं। तो एक जो जमाना होता था, एक वो करेक्टर बनाया करते थे 3D, अब वो जमाना मेरे ख्याल इन्फ्लुएंसर्स वाली साइड पे भी चला गया। Amazon जस्ट वॉकआउट एक्सपेंशन। जी, अमेजॉन ने क्या किया है कि जी जिस तरह आपने देखो कि बाहर बहुत सारे स्टोर्स हैं, आप वहां जाते हैं, कैशलेस ट्रांजैक्शन हो रही होती है, इवन पीपल लेस ट्रांजैक्शन हो रही होती है। एक स्टोर के अंदर आप जाते हैं, वहां पे कोई काउंटर नहीं है, कोई बंदा खड़ा नहीं है, बस आप प्रोडक्ट उठाते हैं और जब आप निकल रहे होते हैं तो आपका वो आराम से कैश हो जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी जी उसने बाहर भी बेचना स्टार्ट कर दी है, डिफरेंट रिटेलर्स के लिए उसने वो अवेलेबल कर दी है और उनको 150 अमेजॉन गो स्टोर्स और 50 थर्ड पार्टी लोकेशंस पे ये इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया। तो अमेजॉन ने कहा है कि नाउ इट्स अवेलेबल फॉर एवरीवन, सो दोज हु वांट टू ऑप्ट इट दे कैन इजीली। और मेरे ख्याल है कि बहुत अच्छी चीज़ है, इसको अगर पाकिस्तान में अंदर भी लेके आया जा सकता है अब, और अगर इस तरह से बाकी ये खुल गई है तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ हो सकती है रिटेलर्स के लिए। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो टेमू और शीन की एक लड़ाई है। हाँ, टेमू और शीन की एक नई लड़ाई छिड़ पड़ी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और ये दोनों जो ग्रैब करना चाह रहे हैं कि उनके टेमू है चाइना का, शीन है आपका गल्फ वाली साइड का। शीन भी चाइना का ही है, लेकिन वो थोड़ा सा जरा प्रोडक्ट्स उसके फैशन रिटेल के ऊपर ज़्यादा वो टारगेट कर रहे हैं। तो अब ये यूएस के ई कॉमर्स को दोनों कैप्चर करना चाह रहे हैं और वहाँ पे जाके दोनों लड़ रहे हैं, तो बड़ी इंटरेस्टिंग लड़ाई होगी इनकी। बेसिकली शीन की ग्रोथ को देखते हुए टेमू ने भी यूएस के अंदर घुसने की कोशिश की, जहाँ $32 बिलियन का शीन का बिजनेस हुआ है 2023 के अंदर, तो $15 बिलियन तकरीबन टेमू ने भी 2024 में निकाल लिए हैं और अब आपस में एकदम गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। लेकिन शीन आप कहें कि थोड़ा सा जरा आप देखेंगे जरा अपर क्लास समझा जाता है, इन्फ्लुएंसर्स को यूज कर रहा है, उसकी चैरिटी बहुत अच्छी है, उसकी मार्केटिंग कैंपेन्स बहुत अच्छी है, उसकी टेक्निक बहुत अच्छी है और फैशन रिटेल को कर रहा है, जैसे यूनिक्लो ब्रांड है और इस तरह के और मेसीज वगैरह को टारगेट कर रहा है। तो एक अच्छा बास्केट साइज जनरेट कर रहा है, जहाँ टेमू का बास्केट साइज जो है वो थोड़ा सा कम है और यहाँ पे टफ कंपटीशन मिल रहा है, बल्कि इन दोनों की जंग जो है आपस में कस्टमर का काफी बेनिफिट कर रही है। अच्छा, ये सारी जो आपको वीडियो के अंदर मिल रही है, सारी डिटेल्स और ये सारा ब्लॉग इन रिटर्न में भी आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं deploys.pk पे न्यूज़ एंड अपडेट्स चैनल के ऊपर। तो ये सारी डिटेल्स टॉपिक वाइज और डिटेल वाइज जो हम डिटेल्स आपको बता रहे हैं, जो नंबर्स बता रहे हैं, ये रिसर्च करके R&D करके ये सब डाटा को निकाला गया, तो ये सब आपको deploys.pk के ऊपर भी मिल जाएगा। ओके जी, लास्ट टॉपिक है आज के अंदर भाई, पाकिस्तान में जो चैलेंजेस आ रहे हैं आपके 3PL के, कोरियर के, हमारी एसोसिएशन के पास भी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, कोरियर पैसे नहीं दे रहे, कोरियर भाग रहा है, ये क्या चैलेंजेस हैं और इनको किस तरह से काउंटर किया जा सकता है, और एज अ ई कॉमर्स बिजनेस ऑनर मैं क्या प्रिकॉशंस ले सकूँ कि यार मेरी जो कोरियर वाला पार्ट है वो एक स्मूथ वे में चलता है। और भाई बहुत ही दर्द वाला एरिया है इस टाइम पे, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इस टाइम पे कोरियर के हाथों से बचा हुआ है। बहुत सारे मसले मसाइल हैं, हम एक लिस्ट बनाई हुई है तो उसको हम डिस्कस भी करते रहेंगे, लेकिन चंद एक लेट सपोज मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। सबसे बड़ा मसला ये है कि कोरियर कहता है कि मैंने अटेम्प्ट किया, बट इन एक्चुअल उसने अटेम्प्ट ही नहीं की होती है। आप आज लिख ले, मैं अंगूठा लगा के स्टाम्प पेपर पे लिखने के लिए तैयार हूँ। आप किसी भी, अगर आपका कार्ड एक्सपायर हो गया तो आप बैंक से एक दफा कार्ड मंगवा के दिखा दें, जो भी कोरियर वाला आएगा ना, पहले वो डालेगा एड्रेस जी ये मियां वाली में डिलीवर हो रहा है, फिर 2-3 दिन बाद आपको पता चलेगा वहां पे जब आप उसकी ट्रैकिंग आईडी देखेंगे उस पर लिखा हुआ है जी घर पे कोई मौजूद नहीं था या कोई ब्लड रिलेटिव नहीं था, इसलिए हमने कार्ड वापस कर दिया। आज तक किसी भी कोरियर वाले से आपको आपका रिप्लेस हुआ कार्ड नहीं मिलेगा। ये हालात इवन इन्होंने ई कॉमर्स के अंदर भी जनाब कर दिए कि जी हम गए, वो जी घर पे अवेलेबल ही नहीं थे। आप आज थोड़ा सा खर्चा कर ले, एक बंदा आप बिठा ले जो कि कॉल सेंटर पे आपको बकायदा कॉल करके जो है कस्टमर से पूछे कि भाई हाँ आपने बाकी रिजेक्ट किया है पार्सल या ये कुरियर वालों ने किया है, 25% आपको हमेशा रिजल्ट मिलेगा और भाई कुरियर वाला है नहीं, मेरा पार्सल मुझे वापस भिजवा दो। तो ये हालात है, अब क्या कह सकते। अच्छा मजे की बात, उमर भाई ऐसा नहीं है कि कोई मखसूस, माशाल्लाह सारे ये कितने के मिल बांट के, जिस तरह इन्होंने कहा कि अच्छा यार इस तरह करना हमने 20% इस तरह पता नहीं यार, मतलब कैसे इनका दिल मुतमिन होता है कि आप एक चीज है उसके लिए एफर्ट नहीं कर रहे हो। अच्छा मैं हो सकता है कि यार मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ कि सिस्टम्स अच्छे नहीं है, सिस्टम का कंट्रोल नहीं है, लोगों का कंट्रोल नहीं है, लोग कर जाते होंगे, पर ये एक चीज है और आज तक है और ये मुझे लगता है आगे कभी खत्म होगी। देखिए सिस्टम का इतना कोई मसला नहीं है, हमने इंटरनेशनल भी काफी कोरियर के साथ काम किया हुआ, उनके सिस्टम्स को भी देखा हुआ, टेक्नोलॉजी वाइज भी हम आगे हैं। फिर हमारे पास बार के बाहर से पैसा भी आता है, सीड फंडिंग के ऊपर भी चल रहे हैं, लोग भी सस्ते हैं, ठीक है, वो भी पैसा भी, यहाँ पे लेबर भी सस्ती, लोग भी सस्ते। आई थिंक जो इंटरेस्ट है
वो डेवलप नहीं हो पा रहा, कोरियर कंट्रोल चलाने शायद वालों खुद नहीं का। करना चाह रहे। ठीक है, पता और इस तरह के बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं कोरियर में। हम लोग नेक्स्ट टाइम ये कोशिश करेंगे कि हम कुछ कोरियर वालों को भी अपने साथ इंगेज करें, उनके साथ इस चीज़ को जरा बातचीत करें ऑन कैमरा के चैलेंजेस क्या हैं और उनके सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि हमें घुमाने फिराने वाली बहुत बातें, वो शायद बातें हमें उनसे ज़्यादा आती हैं जो कि घुमाने फिराने वाली बातें करते हैं। एक्चुअल में एक्शंस क्या है, डाटा के ऊपर कोई कोरियर काम नहीं करता। बिल्कुल, ये तो मैं चैलेंज आपको दे सकता हूँ, ये आप लोगों डाटा को भी- करते हैं, डाटा सर नहीं करते हैं काम भाई। आपको कोई भी डाटा चाहिए हो, आप कुरियर वाले से राब्ता करें, आपको मिल जाएगा। ये काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं भाई। मतलब डाटा आपको हाँ, कुछ सॉरी मैं थोड़ा सा लेट समझा। कुछ कोरियर ऐसे हैं जिनको हमने पर्सनली एक दो लोगों को उनके हाई लेवल पे कॉल करके उनको ये इस चीज़ से मना किया, आप लोग या आपकी टीम डाटा बेच रही है मार्केट में, खुदारा इस चीज़ को अपने सिस्टम से निकालें, अपनी कंपनी से निकालें, नहीं तो नेक्स्ट टाइम हम आपकी कंपनी को हाईलाइट करना शुरू करेंगे और जो आपके कस्टमर हैं, जो आपके क्लाइंट्स हैं, उन तक भी इस चीज़ को पहुंचाएंगे कि यार अपना आप पार्सल इनको नहीं दो, ये आपके कस्टमर्स का डाटा और आपका डाटा आगे लीक कर रहे हैं, आगे बेच रहे हैं। अच्छा, मैं प्रूव कर सकता हूँ इस बात को। उमर भाई अभी प्रूव कर सकता हूँ। मैं रिसेंट prove स्कैम कर आपने देखा है, रिसेंट स्कैम देखा है, वो पोस्ट ऑफिस वाला कि जी आपका पार्सल है वो आज रिजेक्ट हो गया, अगर आपने दोबारा पार्सल करवाना है तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन देगी। अभी रिसेंटली आना स्टार्ट हुआ है, और इस तरह के बेताशा। और उसका नाम, किसने क्या ऑर्डर मंगवाया था, कितनी वैल्यू का था, कहां से आया, एक एक डाटा, वो आपके शेन का पूरा डाटा है उसके पास। सारा डाटा है मार्केट के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है भाई, डाटा का मसला है, डिले डिलीवरी का मसला है, आपकी वेरिफिकेशन नहीं हो पाती। आपके लिए मतलब डिफरेंट सॉफ्टवेयर बना दिए, दराज ने पूरी लिस्ट बना दी, जिनको ने पूरी लिस्ट बना दी कि जी ये वाली चीजें, ये पहले कहते थे इनकम्प्लीट एड्रेस है, हालांकि साफ लिखा हुआ है भाई बैरियर टाउन लाहौर या बैरियर टाउन कराची, इससे बड़ा क्या मतलब एड्रेस होता है? कितने बैरियर टाउन है मुझे बताएं ना पहले। चलो ठीक है जी, आपकी बात सेक्टर डिफरेंट है, सेक्टर जी है, सेक्टर है, कोई लाहौर का एयरपोर्ट थोड़ी है कि जब आपको समझ नहीं आ रही कि ये जी सेक्टर है, सेक्टर कौन सा है भाई। बैरियर टाउन लाहौर, तला ब्लॉक, स्ट्रीट 23, हाउस XYZ, इसके अलावा और कोई मैप पे भी जगह नहीं होती यार। वो कहते एड्रेस समझ गया, क्या समझा बंदा? तो खैर ये मसले मसाइल भी है। फिर ट्रैकिंग, ये वो वाले बाने जो बचपन में करते थे, मिस काम किया हुआ कॉपी कर। उमर भाई मैं आपको रिसेंटली अपना बताता हूँ, रिसेंटली मैं आपको बताता हूँ भाईजान, कराची से लाहौर एड्रेस सब कुछ ठीक लिखा हुआ है। और उसका जब मैं ट्रैकिंग के लिए गया हूँ तो मियाँ वाली जा रहा है पार्सल जी, और मैंने फोन करके कहा ये मियाँ वाली पार्सल कहाँ से जा रहा है भाई, आपने एड्रेस क्या डाला हुआ था? और 2 दिन बाद वो एकदम से ठीक हो जाता है, खुद ब खुद ही वहां पे लाहौर लिखा आ जाता है, और रिटर्न भी हो जाता है। ऑटो रिटर्न, माशाल्लाह जी, ऑटो रिटर्न पे चल रहा होता है, वो रिटर्न भी ऑटो हो जाता है, ऑटोमेटिक काम, ऑटोमेटिक सिस्टम चल रहा है जी। तो मियाँ वाली पहले मार्क होता है जी, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जाता है। मुझे समझ नहीं आ रही कैसे होता है, कैसे चल रहा है यार ये निजाम। खैर तो अच्छा, इसमें जो ट्रैकिंग वाली आपने बात की, फिर एक्सपीरियंस का बताएं जी सर, कभी कोई कंप्लेन करनी हो, कस्टमर एक्सपीरियंस है, आई थिंक जितने भी कोरियर कंपनीज हैं, सबसे पहला काम उनका यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, या देखो आप लोग रेट्स एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हो इस टाइम पे, ठीक है, जो आपके 3 साल पहले 4 साल पहले रेट्स थे, अब आपने उसे 6 गुना 10 गुना ज़्यादा रेट्स बढ़ा चुके हो, आप टैक्स बढ़ा चुके हो, आप फ्यूल एडजस्टमेंट बढ़ा चुके हो। ठीक है, फिर आप उन पैसों को आगे सर्कुलेट नहीं कर रहे हो, आप अपनी टीम्स को एनहांस नहीं कर रहे हो, कस्टमर केयर का कोई बंदा नहीं है आपकी टीम में, किसी भी कोरियर के पास नहीं है। ठीक है, SMS कंप्लेन करा के दिखा, SMS किसी भी कोरियर का नहीं जाता। ठीक है, व्हाट्सएप यार फ्री का मैसेज है, 15,000 रुपये का एक वो प्लगइन मिलता है, वो आप लो 1.5 लाख व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज फ्री मिलेगा, वो भी ऑटोमेशन के ऊपर। बिल्कुल ठीक है, वो हमने अपनी छोटी छोटी वेबसाइटों पे लगाया हुआ है, जिसका 100-150 डेली का ऑर्डर है, उसके ऊपर हमने वो टूल्स लगाए हुए हैं। बट वो कोरियर के पास जिसके पास 5-6 लाख डेली का ऑर्डर आ रहा है, तो यार वो इस क्वांटम को या इस इन प्राइसिंग को एडजस्ट नहीं कर सकता। तो आई थिंक जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, वो नीयत का है। ठीक है कि यार पैसा बन रहा है, उसको जितनी जल्दी पैसा बना सकते हो बनाओ, उसके बाद टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ कर दो। रिटर्न रेट को इतना ज्यादा इन लोगों ने बढ़ा दिया उमर भाई, यकीन माने ब्रांड्स अब डिस्काउंट ऑफर करने लगे कि भाई अगर आप प्री पेमेंट करते हैं तो फिर आपको 10%, 15%, 20% डिस्काउंट मिलेगा। ये लोग एग्जांपल आप देख लें, पपीज की देख लें, डिफरेंट और ब्रांड पे लगे हुए। तो वो क्यों करने लगे हैं? क्योंकि भाई उनको यकीन ही नहीं है। ब्रांड देखें कहीं ना कहीं उस चीज़ को मैनेज कर लेता है। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे SMEs हैं, स्टूडेंट लेवल के लोग हैं, जिनका रिटर्न की वजह से पूरा बिजनेस बंद हो जाता है। नहीं पता 40% रिटर्न, 50%, उमर भाई 60%। प्रीपेड ऑर्डर्स पे लिखा हुआ है रिफ्यूज एट डोरस्टेप। कमाल चेक करें, प्रीपेड ऑर्डर्स का लिखा हुआ है भाई रिफ्यूज एट डोरस्टेप, और वो बेचारा कह रहा है भाई मैंने पेमेंट की, मेरा ऑर्डर कब आएगा? अंदाजा लगा। कस्टमर बेचारा दुकानों पे जाके कह रहा है कि सर मेरा ऑर्डर मुझे नहीं मिल रहा, मेरा ऑर्डर मुझे नहीं मिल रहा। आप उठा के एक वेयर हाउस में लेके जाते हैं, उस वेयर हाउस उठा के वापस हमारे पास ले आते हैं और उसकी जो है ना कॉस्ट चार्ज कर रहे होते हैं। बहुत ज्यादा तकलीफ है। अच्छा, टैग इंटीग्रेशन की बात करते हैं उमर भाई, बहुत सारे प्लेटफॉर्म जिनको यूनिटी रिटेल और XYZ बहुत सारे इन प्लेटफॉर्म्स ये बने किस लिए? क्योंकि भाई आप कंपनी के साथ किसी कोरियर वाले को इंटीग्रेट ही नहीं कर सकते। और इन लोगों ने बेचारों ने, इनके टेक वालों ने आके कोरियर्स की APIs वहां बनवा के अपने सिस्टम का इंटीग्रेट की, और एक सिस्टम से फिर तमाम कोरियर वाले इंटीग्रेट होते थे। तो वहां से जनाब ये इनका जो सिस्टम है वो बनना स्टार्ट हो गया। तो ये इतने एफिशिएंट अगर ये प्लेटफॉर्म्स होते तो बहुत सारे ऐसे जो इस वक्त मिडल वेयर है उन प्लेटफॉर्म की शायद जरूरत ही ना होती।
खैर तो वो देखिए प्लेटफॉर्म्स भी अवेलेबल हैं, टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है, वो टेक्नोलॉजी को बनाने वाले भी अवेलेबल हैं, स्टिल आपका इंटरेस्ट डेवलप ही नहीं हो रहा कि यार मैं इस बिजनेस को बेहतर कर सकूं। बिल्कुल और ऐसे ही। किसी भी कोरियर कंपनी का वो इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पा रहा, ठीक है। हमें नहीं लग रहा कि यार एज मैं ई कॉमर्स बिजनेस ऑनर बात करूं, ठीक है, जो मैं कुछ ब्रांड्स अपने चला रहा हूं, मैं डेली ऑर्डर ट्रैक करूं, लाहौर टू लाहौर का ऑर्डर चौथे 5वें दिन डिलीवर हो रहा अंदाजा है, लगाएं। 4 दिन तो सिर्फ वेयर हाउस में पड़ा हुआ है। अच्छा, विद इन 24 आवर्स चार्ज करने के एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं वो कि भाई हम लास्ट माइल ये जल्दी डिलीवर हो रहा है तो इसके ये चार्जेस है 10 रुपए ज्यादा है, और अगर आप 4 दिन में करते हैं तो उसके ये पैसे ले रहे हैं प्रीमियम के और डिलीवर कर रहे हैं दूसरे साथ। अच्छा, फिर एक और मसला जो मुझे जिसके कोरियर के साथ मेरी सबसे ज्यादा लड़ाई होती है कि आप यहाँ से ऑर्डर लेके जाते हो, 4 दिन बाद 5 दिन बाद ऑर्डर रिटर्न करते हो, बोलते हो नो सर्विस एरिया। अगर भाई सर्विस एरिया नहीं था तो लिया क्यों, उठा के क्यों गए, आपके सिस्टम में उसकी बुकिंग क्यों हो रही है, फ्लैग क्यों नहीं हुआ? ठीक है कि यार ये एरिया सर्विस में क्यों, एड्रेस तो आपके कुरियर पे जा रहा है, एड्रेस कंप्लीट लिखा हुआ कस्टमर का, सिटी कंप्लीट लिखा हुआ, नंबर लिखा हुआ, आप बोलो कि यार ये सर्विस एरिया में नहीं है, इस ऑर्डर को बुक ही मत करो। उमर भाई पैसे कैसे बनेंगे, लेके जाएंगे वापस लाएंगे तो वो एक वन वे का पैसा बनेगा ना उनका, नुकसान हो जाएगा ना। तो ये भी जान के सिस्टम मतलब जो है ना ठीक नहीं करना, जान के सिस्टम ठीक नहीं करना, ये भी एक मसला मसाइल है। ठीक है, और इतने आपके ऑलमोस्ट मैं अपने जो मेरे पास स्टोर्स हैं अपना मैं आपको डाटा दिखा सकता हूँ, मेरे पास 20% जो रिटर्न आते हैं ना, उसका 20% वो पोर्शन है जिसके ऊपर अटेम्प्ट की ही नहीं जाती, सही, उसके ऊपर अटेम्प्ट की ही नहीं जाती है, वो वेयर हाउस में जाता है और शायद वेयर हाउस में नहीं जाता है, वो राइडर जो पिकअप करता है अपने घर लेके जाता है और 4 दिन बाद वापस लेके आ जाता है। बिल्कुल। फिर तीसरा इशू, हमारे रिटर्न ही हमें 2-2 महीने नहीं मिलते, नहीं मिलते भाई क्योंकि यार रिटर्न मिल जाए वही प्रोडक्ट हम किसी और कस्टमर को बेच के पैसा रिकवर कर लें, वो रिटर्न भी नहीं वापस नहीं करना। तीसरा, रिटर्न डैमेज, इस सूरत हाल पे वो प्रोडक्ट मिलता है देखने का दिल नहीं करता हमारा। अच्छा मैंने जब वो पैक करने के बाद ही हालत होती है। अच्छा मैंने यहाँ से ना, मेरे पास तकरीबन कोई 50 से 60 ऐसे आर्टिकल हैं जो कि मैंने रमजान में शिप किए थे, वो मुझे अभी 3-4 दिन पहले मिले हैं, सब में 8 से 9 हज़ार रुपए वाला सूट था, 2-3 सूट थे, बंद हो गया, ऑफ कर दो यार। अच्छा, एक और मसला जो सबसे बड़ा गमगीर है, तकलीफ वाला है, और बहुत सारे आप देख रहे हैं लिंक्डइन पे पोस्ट भी कर रहे हो लोग, वो है फाइनेंशियल रिकॉन्सिलेशन। इवन एक बंदा बिठाना पड़ता है यार रिकॉन्सिलेशन करने के लिए, स्टेटस गलत मार्क कर देते हैं, डिलीवर्ड ऑर्डर को कैंसिल कर देंगे, कैंसिल ऑर्डर को डिलीवर कर देंगे, रिटर्न सबमिटेड है पर रिटर्न अभी तक आपको मिला नहीं है, और पैसे जो है उसकी इनवॉइसेस करनी है, ओवरवेट चार्ज कर रहे होते हैं, कहीं कहीं जहाँ पे 1 किलो का वो पार्सल है वहाँ 5 kg लगा हुआ है, तो जब तक आप रिकॉन्सिलेशन नहीं करेंगे आप इनके साथ नहीं कर सकते भाई। कम से कम महीने में 25-30% इन्होंने एक्स्ट्रा पैसा ये रिकॉन्सिलेशन में मारना होता है, और पेमेंट ही नहीं करते। उमर भाई, स्टार्टअप को अगर पेमेंट ही नहीं मिलेगी तो वो किस तरीके से चलेगा, आप मुझे बताएं। बिल्कुल ऐसा सर, मेरे अपने एग्जांपल में किसी की क्या एग्जांपल दूं, मैं अपनी एग्जांपल देता हूं कि मैंने एक वेबसाइट बनाई, एक कार्ड लगाया, एक कोरियर बनाया कि यार इसका पैसा ये में सर्कुलेट होगा, उसका पैसा कोरियर से नहीं आया तो फेसबुक पे नहीं गया पैसा, वेंडर को पैसा नहीं गया, वो बिजनेस 2 हफ्ते में बंद हो गया, ठीक है। अब मैं इसी कुछ चीज़ को लेके जाऊँ, जो छोटे एसएमईज हैं, स्टूडेंट लेवल के लोग हैं, इवन जो 10 मिलियन तक अभी मंथली बिजनेस कर रहे हैं, वो भी स्टक होकर बैठ चुके हैं। हमारे पास एक रियल एग्जांपल है कि एक बंदे ने B2B मॉडल के ऊपर कोरियर को माल दिया, ठीक है, 2.5 से 3 मिलियन का वो माल था, कोरियर ने उसको डिलीवर किया, सबको जाके कैंसिल मार्क कर दिया और उसको बोला कि यार ये सारे कैंसिल हैं, वो माल भी नहीं दे रहा और पैसे भी नहीं दे रहा, ठीक है। फिर जिस टाइम वो पूरा केस बना और बीच में फिर बैठे तो वो उनको पैसे 2 महीने बाद मिले उसके। तो अगर उसको वो चीज़ नहीं देख रहे हैं तो ये छोटा छोटा करके कितना पैसा मारते होंगे और बेचारे कितने गरीबों को नुकसान करते होंगे। मुझे लगता है इस वक्त जो कोरियर जिस हालात के अंदर चल रहा है ना, वो इनकी ये बदनीयती और ये जो बदमाश स्पेशली इन्होंने स्टार्टअप से और लोगों से ली हुई है ना, ये उसका नतीजा है और कुछ भी नहीं। यकीन माने इस इंडस्ट्री के अंदर इतना पैसा है, इतना सब कुछ है, बेहतरीन ही हर लिहाज से चलिए, लेकिन इनको जो खुदा की मार पड़ रही है ना, ये सारी उन बदवाओं की वजह से पड़ी है। खैर आगे भी बहुत सारे और मसले मसाइल है, बहुत सारी डिस्कशन है, आगे आने वाले बहुत सारे एपिसोड में हम इसको डिस्कशन चला करते रहेंगे। इस एपिसोड से इतना ही, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। रेड बटन दबा दे यार।